Hello everyone, this is your dental madam का डॉक्टर निदा मेहता। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैंडिबल। लेकिन उससे पहले सब क्या बोलेंगे मेरे साथ? लर्न विद फन, डेंटल मैडम के संग मजे मजे में पढ़ लेंगे। एनाटॉमिकल लैंडमार्क पढ़ने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्यों पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैक्सिला में बता चुकी हूँ, तो पहले आप जाके वो देखिए और समझिए, फिर मैंडिबल पढ़िएगा। अभी हम सिर्फ सबसे पहले आ जाएंगे उसकी क्लासिफिकेशन पे, जानेंगे कि लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलीफ एरिया क्या होता है मैंडिबल में। ठीक है, सब रेडी? अपने साथ नोट्स बनाने के लिए पेपर पेन रख लीजिए। तो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैंडिबल में लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? वही कि दायरे में रहने का, भाई दायरे से बाहर नहीं आने का। क्या मतलब? बॉर्डर्स, इतने में ही हमें डेंचर चाहिए, यही बॉर्डर है डेंचर के। तो हमको पता होना चाहिए कि उन बॉर्डर पे कौन से एनाटॉमी है, कौन से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है एक डेंचर बनाने के लिए। तो क्या क्या आता है उसमें? उसमें आता है लिमिटिंग स्ट्रक्चर में लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रेनम, बकल वेस्टिब्यूल, एल्वियोलिंगल सर्कस, लिंगुअल फ्रेनम, टेरिगोमैंडिबल रैफे, रेट्रोमोलर पैड एरिया। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम इसे कास्ट पे भी देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है और दिमाग में बिल्कुल बसा लेंगे। ठीक है, नाउ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में एक प्राइमरी एक सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होता है। प्राइमरी, जैसे प्राइमरी नाम से, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे जाता है, दैट इज बकल शेल्फ एरिया। सेकेंडरी दूसरे नंबर पे किस पे जाता है? रेजिडुअल एल्वियोलर रिज। गॉट माई पॉइंट? अब आएंगे रिलीफ एरिया पे। रिलीफ एरिया में क्या आता है? रिलीफ एरिया जैसे नाम अप्लाई कर रहा है कि नाम में ही पता है कि हमको इसको रिलीफ पहुंचाने का है, इसको दर्द है मलहम लगाने का है, भाई समझ गए? अच्छी बात तो क्या आता है? मेंटल फोरामेन, जीनियल ट्यूबरकल, टॉरस मैंडिबुलारिस, माइलोहायोइड रिज, क्रेस्ट ऑफ। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। लिमिटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है लेबियल फ्रेनम। तो लेबियल फ्रेनम कहाँ होता है? लेबियल फ्रेनम ये रहा, लेबियल फ्रेनम सब देख सकते हैं। लेबियल फ्रेनम अपने मुंह में भी फील करिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको हर चीज़ इमेजिन करनी है, मुंह में बैठ जाना है, उसको देखना है इमेजिनेशन की आंखों से। ठीक है, तो सब लेबियल फ्रेनम के लिए अपनी टंग अपने लिप्स और टीथ के बीच में डालिए। तो यहाँ पे आपको जो फाइब्रस बैंड फील हो रहा है, दैट इज लेबियल फ्रेनम। देन कम्स द लेबियल वेस्टिब्यूल। लेबियल वेस्टिब्यूल ये एरिया है आपका, जो आपके साइड में यहाँ पे गड्ढा है, दिस इज योर लेबियल वेस्टिब्यूल। देन कम्स बकल फ्रेनम। बकल फ्रेनम ये है आपके बकल फ्रेनम। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको फील होगा, या आप दूसरे के मुंह में भी देख सकते हैं कि बकल फ्रेनम है। देन कम्स योर बकल वेस्टिब्यूल। बकल वेस्टिब्यूल ये रहा आपका, दिस इज योर बकल वेस्टिब्यूल। तो आपने क्या पढ़ लिया? लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रेनम, बकल वेस्टिब्यूल। अब हम आते हैं इसके अंदर के साइड, क्योंकि अब अंदर भी है ना जो आपके टंग के साइड एरिया है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें आता है आपका एल्वियोलिंगुअल सर्कस, विच इज़ दिस लिंगुअल फ्रेनम। अगर आप अपना अंदर को टीथ के जो लोअर इंसाइज है उसके अंदर टंग लगा के फील करते हो, टंग और दांत के बीच में एक फाइब्रस बैंड जा रहा है, दैट इज योर लिंगुअल फ्रेनम। और उसके साथ में जो सर्कस है, दैट इज एल्वियोलिंगुअल सर्कस। एज द नेम अप्लाइज, एल्वियो मतलब एल्वियोलर रिज का एल्वियो लिया गया है, लिंगुअल मतलब आपके टंग के साइड, लिंगुअल आपके टंग के साइड के लिए यूज़ होता है, तो लिंगुअल। तो रिज के और लिंगुअल साइड में जो प्रेजेंट लिंगुअल सर्कस, ये है आपका एल्वियोलर रिज
और लिंगुअल साइड है तो एल्वियोलिंगुअल सर्कस हो गया ये हो गया। अब हम आएंगे टेरिगोमैंडिबुलर रेफे के बारे में पढ़ेंगे। टेरिगोमैंडिबुलर रेफे होता है आपका इस साइड, ये मैं फ़ोटो में भी दिखा दूंगी आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फाइब्रस बेन बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होता है और मीडियल टेरिगोइड प्लेट से निकलता है आपका बक्सिनेटर, आगे उस पर अटैच होता है। तो वी विल सी इट इन द पिक्चर। तो टेरिगोमैंडिबुलर रेफे हो गया। रेट्रोमोलर पैड एरिया, दिस इज़ योर रेट्रोमोलर पैड एरिया। तो ये हमारे लिमिटिंग स्ट्रक्चर हो गए, क्योंकि इस पे जो डेंचर बनेगा वो इस तरीके से होगा। दिस इज़ योर टंग, तो इस तरीके से होगा, तो उसके लिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब बॉर्डर्स जो हैं वो ये हो गए। लेबल फ्रेनम, लेबल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रेनम, आपका बकल वेस्टिब्यूल, लिंगुअल फ्रेनम, लिंगुअल एल्वियोलिंगुअल सर्कस, रेट्रोमोलर पैड और पीछे आपके बैंड जो आता है टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। दिस इज योर लिमिटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी कम टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आता है आपका बकल शेल्फ एरिया। बकल शेल्फ एरिया, यू कैन सी दिस ग्रीन एरिया जो आपके रिज के बकल साइड में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज योर बकल शेल्फ एरिया। तो यहाँ ये प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है। यहाँ पे स्ट्रेस जो आप डेंचर देते हैं उस पर जो स्ट्रेस आता है वो यहाँ पे डिसिपेट होता है। सेकेंड जो होता है दैट इज रेजिडुअल एल्वियोलर रिज, द पिंक थिंग विच यू कैन सी, ये इस पे जाता है। दिस इज एल्वियोलर रिज पे वो सेकेंडरी बेयरिंग एरिया है, सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग। तो जैसे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, लेबियल फ्रेनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बकल फ्रेनम, बकल वेस्टिब्यूल, वो सेम जैसे हमने मैग्जिला में बताया, मैग्जिला वाली वीडियो आप देखिए, वही इसका सिग्निफिकेंस है कि आपको एक्सटेंट होनी चाहिए। जितने भी फ्रेनम्स हैं आपको रिलीफ करना है। अगर रिलीफ नहीं करेंगे तो इट कुड बी पेनफुल फॉर द पेशेंट, अगर उस पर इम्पेंच करता रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि दोज फ्रेनम्स आर मूविंग जब आप अपना मूवमेंट्स कर रहे हो मैंडिबल की, माउथ की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि वो सेम है मैग्जिला जैसा। देन वी विल कम टू लिंगुअल फ्रेनम, बिकॉज दिस आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है। लिंगुअल फ्रेनम ये जा रहा है, ये रही आपकी टंग, दीज आर योर टीथ एंड दिस इज इनसाइड। तो बीच में से जो ये जा रहा है ये है आपका लिंगुअल फ्रेनम। हमने सुना भी होगा कि टंग टाई वर्ड, टंग टाई। टंग टाई क्या होता है कि जब ये बहुत हाईली अटैच्ड होता है टंग से, टिप ऑफ द टंग तक आता है आपका ये फ्रेनम, तो उसके वजह से बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। तो उस केस में सर्जरी से उसको हमको रिलीव करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, ये होता है। तो टंग टाई जो होता है लिंगुअल फ्रेनम के ही वजह से होता है। तो हमने देख लिया कि लिंगुअल फ्रेनम कैसे दिखता है। इट्स वर्टिकल बैंड ऑफ ओरल म्यूकोजा, ठीक है, जो कि टंग और आपकी ओरल कैविटी, जो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी है, रेजिडुअल एल्वियोलर रिज है, उसके पोस्टीरियरली उसको अटैच कर रहा है। तो ये हमने सबने देख लिया। दिस इज द टंग टाई। देखिए दिस टंग के टिप से ये फ्रेनम आ रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के लिए। तो हम इसको, ये क्योरेबल है, हम ठीक कर सकते हैं। तो हमको इसको भी रिलीफ देना है, मतलब कि डेंचर में उस एरिया में हमको कट कर देते हैं, एक पतले फ्रेनम के लिए बर आता है उससे। नेक्स्ट वी विल कम टू एल्वियोलिंगुअल सर्कस। एल्वियोलिंगुअल सर्कस वही होता है अंदर की साइड जो आपके फ्रेनम से, लिंगुअल फ्रेनम से जा रहा है, पीछे जो सर्कस है वो होता है, वहाँ तक आपका क्या जाना चाहिए, डेंचर के बॉर्डर। आप अपने बुक्स पे भी पढ़ सकते हैं कि उसके बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, एग्जैक्टली बाउंड्रीज़ आपको पढ़ने में। तो बाउंड्रीज़ में आपका एंटीरियरली आता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिंगुअल फ्रेनम टू प्री माइलोहायोइड फोसा with the mylohyoid curves below the sulcus। तो आपके दिस इज़ योर माइलोहायोइड रिज और इसके नीचे होता है आपका रेट्रोमाइलोहायोइड एरिया, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ तक है। तो जो आपका एल्वियोलिंगुअल सर्कस की पोस्टीरियर बाउंड्री है वो वहाँ तक जाती है। नाउ वी विल कम टू रेट्रोमोलर पैड। रेट्रोमोलर पैड जो होता है आप इंडेंचुलस पेशेंट में देख सकते हैं, पीछे प्रेजेंट होता है आपका, पियर शेप की होता है उसमें। तो यहाँ पे तो देखिए इंडेंचुलस पेशेंट में हमने कास्ट में भी पढ़ा था कि क्या है। तो उस पर
उसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो पोस्टीरियरली मतलब पीछे उसके टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस होता है, टेम्पोरालिस, और लेटरली जो होता है मतलब इस साइड जो होता है लेटरली बक्सिनेटर होता है। मीडियली आपका यहाँ पे टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, दिस इज योर टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, रेट्रोमोलर के ऊपर ये जो जा रहा होता है दिस इज टेरिगोमैंडिबुलर रैफे। अभी वो भी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर होता है आपका। तो रेट्रोमोलर पैड की इम्पोर्टेंस क्या है कि when maxillary and mandibular natural teeth are brought together, a plane of contact automatically forms between the occlusal surface of the upper and lower teeth. ये हमारे upper and lower teeth के occlusion plane के लिए it's very important. और when this plane of contact is projected posteriorly, it intersects with the mandible at the point. One point is on each side of the arc, and these points are about 2/3 of the way up to the height of the retromolar pad. बेसिकली आपको इसमें ये समझना है कि जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के टीथ होते हैं तो उसके ऑक्लूजन के लिए, ऑक्लूजन मतलब जहाँ पे वो मिलते हैं, बाइट करते हैं, उसके लिए रेट्रोमोलर पैड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जो डेंचर होता है आपका वो कितना कवर करेगा, उसकी जो एक्सटेंट है वो भी डिसाइड करता है। इट्स 2/3 या 1/3 आपका, हाफ या 1/3 जो होता है वहाँ तक ही जाना चाहिए रेट्रोमोलर पैड के जो डेंचर होता है आपका। ये आपको ध्यान रखना है। The position of the pad remains constant even after the natural teeth are extracted. जो पैड है वो वहीं पे रहेगा, आपका चाहे नेचुरल टीथ निकल जाएंगे। These facts ensures that the pads are an excellent guide of determining and setting the plane of occlusion between the upper and the lower teeth. वही जो मैंने आपको बताया कि upper and the lower teeth के बीच में occlusion जो बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपके दांत निकल जाए लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है anatomical landmark. The pad serves as bilateral distal support for the mandibular denture. जो ये पैड्स होते हैं ये आपके दोनों साइड के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये आपको सर्व करते हैं एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। फिर हम आते हैं टेरिगोमैंडिबुलर रैफे पे। टेरिगोमैंडिबुलर रैफे ये होता है जैसे कि आपका ये लास्ट मोलर है उसके ऊपर ये बैंड जा रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। और इसका जो बाउंड्रीज हैं आपको याद रखना होगा क्या है कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर इज पोस्टीरियो मीडियली, पीछे मीडियली, ये दिस इज योर टेरिगोमैंडिबुलर रैफे। तो एक साइड तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर होता है उसका पोस्टीरियो मीडियली और एक साइड होता है माइलोहायोइड रिज से अटैच होता है। यहाँ पे जो माइलोहायोइड रिज है उससे वो अटैच होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और एंटीरियरो लेटरली इधर आके इधर ये बैंड यहाँ पे बक्सिनेटर से अटैच होता है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, ये बाउंड्रीज लर्न करने का ये है कि पोस्टीरियो मीडियली मतलब पीछे बीच में वो अटैच होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर से, नीचे वो अटैच होता है उससे माइलोहायोइड रिज से, और एंटीरियरो लेटरली आगे आके लेटरली यहाँ पे अटैच होता है बक्सिनेटर से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता है कि आपका जो डेंचर है कहाँ पे एंड होने वाला है और कहाँ पे आपको क्लियरेंस देनी है। इसको हमें क्लियरेंस देनी होती है, इसको हमको कवर नहीं करना होता है, अदरवाइज इसके मूवमेंट से डेंचर डिस्प्लेस हो सकता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है मैंडिबल में, बकल शेल्फ एरिया, रेजिडुअल एल्वियोलर रिज, ये आपको ध्यान रखना है। तो बकल शेल्फ एरिया जैसे कि मैंने बताया था कि ये है आपका, तो यहाँ पर एल्वियोलर रिज में दिस इज योर बकल शेल्फ एरिया, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज वही है, मीडियली ये क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर जो बीच में क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर रिज से है, डिस्टली रेट्रोमोलर पैड से है, मीजियली आपका यहाँ पे बकल फ्रेनम से है और लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज से है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। और इसका जो बकल शेल्फ एरिया होता है ये आपका जो डेंचर होता है उसका जो स्ट्रेस है यही लेता है।
ये कैसे स्ट्रेस लेता है, क्योंकि ये राइट एंगल पे प्रेजेंट है आपके ऑक्लूजन, जो ऑक्लूजन है जहाँ पे बाइट हो रहा है उसके राइट एंगल पे 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है। तो जो आपके फोर्सेस आते हैं डेंचर के ऑक्लूजन के वो वहाँ पे जाते हैं, इसलिए दिस इज़ प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। और जो बोन होती है इसकी बकर शेल्फ की, ये कॉर्टिकल बोन होती है, तो ये कॉर्टिकल बोन डेंस बोन होती है, तो इसके वजह से वो स्ट्रेस ले पाता है। देन वी विल कम टू रेजिडुअल एल्वियोलर रिज। रेजिडुअल एल्वियोलर रिज आपकी ये होती है पूरी, दो जो उसकी क्रेस्ट होती है, क्रेस्ट मतलब उसका जो टॉप नोकीला पार्ट होता है वो तो हमको रिलीव करना पड़ता है एल्वियोलर रिज में, बाकी जो एरिया होता है हम उसका सपोर्ट ले सकते हैं, बट जो क्रेस्ट मतलब जो उसका टॉप मोस्ट पोर्शन होता है जो पतला सा ऊपर होता है वो हम सपोर्ट पे नहीं ले सकते हैं। रीज़न बीइंग उसमें कैंसलस बोन होती है, वो इतनी डेंस बोन नहीं होती है कि वो फोर्सेस ले पाए, तो उसको भी हमको रिलीव करना पड़ता है। बाकी की जो रेजिडुअल रिज होती है अंदर बाहर वो हम उसको लेते हैं एज अ सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। और जब एक इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं दांतों या दांत निकल आते हैं वहाँ से, तो बहुत जल्दी रिजॉर्ब होता है। रिजॉर्ब मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, गायब हो जाता है। तो दिस इज़ वन थिंग। तो उसमें फिर हमारी रिटेंशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, डेंचर्स के रिटेंशन में पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। देन वी विल कम टू रिलीफ एरिया। रिलीफ एरिया क्या है, वही जैसे बताया हुआ था कि इट्स अ वेरी देयर आर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर। ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं कि हमें उनको बचाना है, उनको प्रॉब्लम में नहीं डालना है, इसलिए हम उसको रिलीफ दे देते हैं। ये माइलोहायोइड रिज, जीनियल ट्यूबरकल्स, मेंटल फॉर्मेंट, टॉरस मैंडिबुलर, इवन क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर रिज भी होती है। तो माइलोहायोइड रिज क्या होती है, आपके जो एल्वियोलर रिज है उसके नीचे एक बोनी पार्ट निकल रहा होता है, दैट इज़ माइलोहायोइड रिज। ये यहाँ पे दिस इज़ माइलोहायोइड रिज, और यहाँ पे आगे इंसाइजर्स के बीच में नीचे यहाँ पे जीनियल ट्यूबरकल, इसको रिलीफ देंगे। माइलोहायोइड रिज को हम रिलीफ देंगे। हम इसके ऊपर इस पे ओवर एक्सटेंड करते हैं तो ये पेनफुल हो जाता है पेशेंट के लिए, तो इसलिए हम इसके ऊपर ही रखते हैं, इसको रिलीव करते हैं। देन कम्स द मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन में वही है कि इसमें नर्व्स जा रही हैं, आपके ब्लड वेसल्स वगैरह जा रहे हैं, तो आपको उस पर इम्पेंच करेगा, तो उस पर दिस इज़ योर मेंटल फोरामेन। आपके जो प्रीमोलर्स होते हैं उसके नीचे यहाँ पे मेंटल फोरामेन बाहर को प्रेजेंट होता है, इसको भी रिलीव करते हैं क्योंकि इस पर नर्व्स वगैरह जा रही हैं और उस पर ज़्यादा प्रेशर से पेरिस्थीशिया हो सकता है। पेरिस्थीशिया मैंने जैसे समझाया था आपको कि जहाँ पर भी वो सप्लाई करेगा करता है वो नर्व, वो काम करना बंद कर देगा, जो उसका एक्शन है वो नहीं हो पाएगा और जिसके वजह से पेरिस्थीशिया हो जाएगा। जीनियल ट्यूबरकल, दिस इज़ योर जीनियल ट्यूबरकल। ये आपके सेंट्रल साइड अंदर के साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कभी कभी ये बहुत बोनी और बहुत उभरी हुई होती है, तो इसको रिलीव करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस पर अगर हम किसी भी बोनी स्पिक्यूल पे डेंचर देते हैं, नॉट ओनली जीनियल ट्यूबरकल, आपके कहीं पे भी अगर फॉर एग्जांपल दांत निकाला है आपने कहीं पे और वहाँ पे बोनी स्पिक्यूल छोड़ दिया है और आपने वहाँ पे डेंचर दे दिया है, तो उस बोनी स्पिक्यूल पे जो मिकोज़ा होगा, आपका जो गम होगा, बोनी स्पिक्यूल का मतलब है कि नोकीला हड्डी पे जो आपकी गम्स होंगे उस पर जब डेंचर लगेगा तो बार बार पिंच करेगा और पेशेंट को दर्द होगा। सेम इसीलिए जीनियल ट्यूबरकल को भी हमको रिलीफ देना ज़रूरी है। और जब क्या होता है, रिजॉर्प्शन होता है आपके इसका बोन का रिजॉर्प्शन, तो ये और प्रोमिनेंट हो जाता है। देन कम्स टॉरस मैंडिबुलरिस। किसी किसी पेशेंट में यहाँ पे अंदर के साइड जो होता है, ये दिस इज़ टॉरस मैंडिबुलरिस, ये बोनी पार्ट होता है,
जो कि it's a abnormal bony prominence found bilaterally on the lingual side near the premolar region. premolar region के lingual side मतलब अंदर की साइड मिलता है ये abnormal सा bony prominence मतलब उभरा हुआ चीज़, ठीक है। और ये thin mucosa से कवर होता है, जो ये पिंक कलर का ये this is thin mucosa. So in edentulous mouth where considerable amount of resorption has taken place, the superior border of torus may बी फ्लश्ड विद द क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर। तो ये सब चीज़ें कि हमको या तो इट नीड्स टू बी रिमूव, सर्जिकली रिमूव करवा दो उसको और उसके बाद डेंचर दो, अगर नहीं कर रहे तो यू हैव टू रिलीव इट, वरना जो डेंचर जो है सही से सील नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो लिंगुअल सर्कस पे तो बॉर्डर अब ये आ गया है, तो अब हम बॉर्डर कैसे देंगे अंदर को ना, तो इसको अगर रिमूव करा देंगे तो डेंचर का बॉर्डर अच्छे से रहेगा, अच्छे से सील बन आएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड आपको जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एनी वन ऑफ यू वांट वन-on-1 सेशन कि आपको मैं स्पेशली पढ़ाऊँ, समझाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर करूँ, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स क्लियर करूँ, वो भी कभी भी आप कहीं पे एंटर कर रहे हो, पढ़ाई में चीज़ें नहीं समझ में आई, छोटा सा वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 1-on-1 सेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको 1-on-1 सेशन दूंगी। उससे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जो भी मुझसे पूछेगा कि इस टॉपिक पे मेरे लिए वीडियो बना ले, मैं उसको शाउट आउट दूंगी इन दैट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।